मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात कर रहे हैं जाति के संबंध में। यहाँ जातिवाद के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। असल के अंदर जब हम राजनीति विज्ञान को देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण तरीके से उभरती हुई चीज़ नज़र आती है जो राजनीति को प्रभावित करती है। जहाँ तक सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में जाति की शक्ति घटी है, अगर हम देखने की कोशिश करें तो सामाजिक क्षेत्र में आज ऐसी स्थिति नहीं है, न धार्मिक क्षेत्र में। वहीं राजनीति और प्रशासन में इसके बढ़ते हुए प्रभावों को राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों, केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी स्वीकार किया है। ये स्पष्ट रूप से नज़र भी आता है और पचासों बार हमको देखने में भी आता है। असल के अंदर जाति के राजनीतिकरण की कई प्रकार की विशेषताएं जो हमको सामने दिखाई देती हैं वो है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की उभरती विशेषताएं हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। नंबर 1, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संकलन जाति की संरचना के आधार पर हुआ है और राजनीति केवल सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है। ये स्पष्ट रूप से हमको देखने की आवश्यकता है। यानी सामाजिक व्यवस्था का संकलन में अब देखिए सामाजिक क्षेत्र के अंदर जाति महत्वपूर्ण तरीके से संरचित है और राजनीति में इन संबंधों को बड़ी तरीके से अभिव्यक्त करने का साधन एक राजनीति में बन गई है जाति। नंबर 2, राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति नया रूप धारण कर रही है जिसे हम राजनीति में जातिवाद के नाम से पुकारते हैं। मैंने आपसे पहले ही स्टार्ट करते ही कह दिया था कि असल के अंदर जो नया रूप राजनीति में उभर के आया जाति का, उसे हम जातिवाद के नाम से पुकारते हैं। ये वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। यानी जाति को जब राजनीति में घसीट लिया गया तो वो उसका राजनीतिकरण हो गया और उसी लिए हम उसे जातिवाद के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, भारत में राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जाति प्रमुखतया राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रही है। अगर हम रजनी कोठारी के शब्दों में देखें तो भारत में एक जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है वो अपने आप में जाति ही के रूप में देखा जा सकता है और वो लगभग सभी दलों को प्रभावित करने का काम करता आया है। नंबर 4, हम देखें जातियां संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती हैं। इस प्रकार जातिगत भारतीय समाज में जातियां ही राजनीतिक शक्तियां बन जाती हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखने की कोशिश करें तो जाति इतना ज़्यादा प्रभावित करती है राजनीति को कि वो संगठित होकर एक ऐसे रूप के अंदर सामने होती है जहाँ पर कि हम किसी भी स्थिति के अंदर ये नहीं उसको नज़रअंदाज करने की स्थिति में होते हैं। और यही कारण है कि राजनीतिक दल ज़्यादातर इस संगठित जातियों को ही एक तरीके से इस रूप में देखने की कोशिश करते हैं कि उनको पता है कि अगर लोकतंत्र में वोट एक साथ पड़ेंगे तो वो जातिगत आधार पर पड़ सकते हैं और इसीलिए कई बार कई जातियों के संगठन को नकारना उनके बस की नहीं होती है और वे उनको तवज्जो देने की स्थिति में होते हैं। और ज़्यादातर जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी यही कोशिश करते हैं कि कोई दूसरी जाति का संगठन उनके साथ के अंदर आ जाए और उनको भी इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़े कि जिससे कि वे एक तथाकथित किसी भी जाति को अपने साथ लेकर चल सकें। प्रारंभ से ही हम देखने की कोशिश करें तो जातियां राजनीतिक दलों के साथ के अंदर मिलती रही हैं कि अमुक जातियां इस राजनीतिक दल के साथ हैं तो अमुक जाति इस राजनीतिक दल के साथ है और वे सभी जातियां संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग भी लेती रही हैं कि और वो भाग लेने के साथ के अंदर वो भारतीय समाज को एक तरह से प्रभावित करती हैं और वो समाज राजनीति की शक्तियां बन जाता है। इस प्रकार की स्थितियां सामने देखने को आती है। अगर हम देखें इस पृष्ठभूमि में जाति की भूमिका राजनीति में अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती गई और भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन अगर हम देखें तो निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1, निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावक भूमिका। भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं कि वे अपने पक्ष में या किसी दूसरे के विरोध में अगर किसी प्रकार का कोई निर्णय कराना चाहती हैं तो जातियां संगठित हो जाती हैं और संगठित होकर इस प्रकार की स्थिति के अंदर काम करने की कोशिश करती हैं कि सब हम देखें राजस्थान के अंदर हमने कई बार देखा कि संगठन के आधार पर अलग अलग जातियां अपने अपने क्षेत्रों के अंदर चाहे कोई सा भी मूवमेंट रहा हो, चाहे वो गुर्जर आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे और किसी परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे वो एक तरीके से हम इस रूप में देखने की कोशिश करें कि जाट बहुल इलाका के अंदर उस तरह की प्रभावित करने की स्थितियां, तो जातीय संगठितों को राजनीतिक प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित इस रूप में करती हैं कि वे अपने पक्ष व विपक्ष को समझती हैं और उसी के आधार पर निर्णय कराने की स्थिति के अंतर्गत होती हैं। नंबर 2, राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय लिया जाता है
जाएगा कि भारत में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। वे ये देखते हैं कि किस तरह से हम आपको एक क्षेत्र के अंदर कौन सी जाति है और किस आधार पे वहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना है, किस जाति को हमको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना है, किसको कम पहुँचाना है। इस प्रकार की स्थितियाँ उनके समक्ष होती हैं और वे इसी के आधार पर काम करने की कोशिश करती हैं। तीसरा, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, यानी भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है और प्रत्याशी जिस चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिगत भावना को उकसाया जाता है ताकि संबंधित प्रत्याशी के जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके। कहने का मतलब, अगर कोई भी चुनाव क्षेत्र है वहाँ पर उनको पता चल जाए राजनीतिक दलों को कि यहाँ पर अमुक अमुक जाति के लोगों का संख्या ज़्यादा है, तो वे उनकी भावनाओं को उकसाने की कोशिश करते हैं और उनको इस प्रकार की कोशिश करते हैं कि वे अपने जाति के पक्ष में मतदान करने की स्थिति में हों, जो कि एक तरह से मेरी निगाह में तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक खेल है। लेकिन चुनाव जीतना राजनीतिक दलों का मुख्य पर्पस होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, और वो इसी के आधार पर कार्य करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व के राज्यों के मंत्रिमंडल में जाति प्रमुखता का मंत्री होना चाहिए। यह सिद्धांत प्रांतों की राजधानियों से ग्राम पंचायतों तक स्वीकृत हो गया है। यानी कि जातिगत आधार पर आप मंत्रिमंडल का निर्माण करते हो तो उस योग्यता के आधार को आप कई बार नज़रअंदाज कर जाते हो और कुल मिला के ये देखने की कोशिश करते हैं कि जातिगत आधार के ऊपर आपने सही रूप के अंदर उस जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है कि नहीं दिया। क्योंकि अगर आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया है तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में आपको एक तरह से एक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वो राजधानी में बैठा हो, चाहे वो ग्राम पंचायतों के अंदर हो, वो पंचायतों के अंदर भी इसी आधार पर निर्णय लेगा जो एक तरह से केंद्र से लेकर राज्य स्तरों तक निर्णय की स्थिति इसके अंतर्गत आती है। 5वीं बात है जातिगत दबाव समूह, यानी जातिगत दबाव समूह अपने जाति के जो भी स्वार्थ होते हैं, हित होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को एक तरह से प्रभावित करते रहते हैं और उसी के आधार पर वे अपने अनुरूप नीतियाँ बनवाने की स्थिति में होते हैं और अपने विरोध की नीतियों को हटाने की स्थिति के अंदर आ जाते हैं। 6, जाति और प्रशासन, लोकसभा विधानसभा के लिए जातिगत जो आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है। केंद्र व राज्यों की सरकारी नौकरियों पदोन्नति के लिए भी जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और 8/12/2005 को तो निजी शिक्षण संस्थाओं में भी जातिगत आधार पर आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है, जिससे कि वो अपने पक्ष विपक्ष की स्थितियों को देख सकें। इस प्रकार की स्थितियाँ इसके अंतर्गत देखी जा सकती हैं। ये स्थिति इसके अंदर है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।